हमने प्रीवियस क्लास में बीएससी एजी पार्ट सेकेंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट में साइन ऑफ हीट एंड रेस्पॉन्स हार्मोन रेस्पॉन्स फॉर रिप्रोडक्शन प्रजनन क्रिया में जिम्मेदार हार्मोन के बारे में स्टडी किया था। आज हम रिप्रोडक्शन टेबल और प्रेगनेंसी स्टेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन टेबल जिसमें कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, इनकी रिप्रोडक्शन टेबल में जो पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज़ एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, स्ट्रेस साइकिल, लेंथ ऑफ स्ट्रेस, ऑप्टिमम फॉर सर्विस एंड गेस्टेशन पीरियड प्रसव। ये हम इसमें आज स्टडी करेंगे टेबल में। सर्वप्रथम जो दिया गया है एज ऑफ प्यूबर्टी, ये गाय में एज ऑफ प्यूबर्टी डेट इज़ 6 to 18 मंथ और भैंस में 14 से 21 महीने, भेड़ में 6 से 12 महीने, बकरी में 6 से 12 महीने, घोड़े में 10 to 24 मंथ्स। इसी तरह एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी जबकि जानवर सेक्स के लिए तैयार हो, जबकि जानवर मेटिंग के लिए तैयार हो। और ये गाय और भैंस में एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी 14 से 22 महीने, भेड़ में 12 to 18 मंथ, भेड़ और बकरी में 12 to 18 मंथ और हॉर्स में 10 to 24 मंथ्स। नेक्स्ट है स्ट्रेस साइकिल, मधचक्र अवधि। तो ये मधचक्र जो स्ट्रेस साइकिल अवधि इसकी होती है गाय भैंस में 18 से 24 घंटे और भेड़ बकरी में ये लगभग भेड़ में 14 से 20, बकरी में 15 से 24 और घोड़ा में 19 से 23। और इसका मध्यकाल होता है, स्ट्रेस पीरियड होता है गाय में दैट इज़ 21 दिन, भेड़ में भी भैंस में भी 21 दिन और भेड़ में 16 दिन और बकरी में 21 और घोड़ी में भी 21। जो लेंथ ऑफ स्ट्रेस है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रेस गाय में 12 से 24 घंटे, भैंस में 10 से 16 घंटे, भेड़ में 20 से 48 घंटे, बकरी में 30 से 60 घंटे और घोड़े में 4 से 7 दिन तक होती है। और इसका जो लेंथ ऑफ स्ट्रेस है दैट इज़ गाय में 18 घंटे, भैंस में 14 घंटे एवरेज और भेड़ में 36 घंटे, बकरी में 38 आवर्स और घोड़े में 5 दिन तक स्ट्रेस रहता है। घोड़ा यानी फीमेल हॉर्स। और इसका जो ऑप्टिमम टाइम फॉर सर्विस, मध्यकाल के गाय में ऑप्टिमम टाइम फॉर सर्विस 10 से 15 घंटे, सेम एज बफेलो 10 से 15 घंटे और भेड़ और बकरी में 18 से 24 घंटे और 24 से 36 घंटे और इसमें घोड़े में 2 से 4 दिन। और इसका ऑप्टिमम है 12 घंटे गाय भैंस में और भेड़ बकरी में 18 से 24 घंटे, 24 से 36 घंटे और इसमें यानी जैसे 12 घंटे पश्चात और 18 से 24 घंटे पश्चात। घोड़े में 2 से 4 दिन पहले, ख़त्म होने के 2 से 4 दिन पहले। अब इनका गेस्टेशन पीरियड जिसको हम प्रसव काल बोलते हैं, ये प्रसव काल अलग अलग जातियों में अलग अलग होता है। जैसे गाय में प्रसव काल होता है 270 से 280 दिन, भैंस में ये रहता है 310 से 315 दिन और भेड़ में 150 दिन, बकरी में 145 दिन और घोड़े में 337 दिन। तो सबसे ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड रहा घोड़े में 337 दिन, भेड़ बकरी में 145 से 150 दिन, भैंस में 310 दिन, गाय में 280 दिन।
तो ये तो था इसका गेस्टेशन पीरियड। अब इसकी गर्भावस्था, जिसको प्रेगनेंसी बोलते हैं, तो गर्भावस्था में गर्भ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होगी प्रेगनेंसी में? पहली होगी पीरियड ऑफ ओम, डिम्ब अवस्था। दूसरी है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण अवस्था। तीसरी है पीरियड ऑफ स्टस, गर्भ अवस्था। अब पहले हम डिस्कस करेंगे पीरियड ऑफ ओम। इसमें क्या होता है कि डिम्बवाहिनी नलिका, जो डिम्बवाहिनी ओवरी में जो इनफंडिबुलम होती है डिम्बवाहिनी नलिका में, डिम्ब व शुक्राणु यानी ओवम और शुक्राणु के युग्मन से क्या होता है कि जैसे ओवरी में जो नलिका होती है उसमें क्या होता है कि ओवम और स्पर्म, इसके फ्यूजन से, इसके युग्मन से जाइगोट का निर्माण होता है तथा गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है। प्रतिदिन एक कोशिका विभाजन द्वारा 4 दिन में डिम्ब से प्रारंभ होकर 16 कोशिकाओं से निर्मित जाइगोट अधिकतर पशुओं में डिम्बवाहिनी नलिका में विकसित होता है। तो उसमें जो डिम्बवाहिनी नलिका है उसमें जाइगोट का विकास होता है और 4-5 दिन पश्चात ये गर्भाशय में प्रवेश करता है। जाइगोट के पोषण में आगे होने वाले कोशिका विभाजन के लिए गर्भाशय में पर्याप्त मात्रा में यूट्राइन मिल्क का उत्पादन होता है और कुछ समय पश्चात जाइगोट मुक्त रहता है। कुछ समय पश्चात जाइगोट मुक्त रहता है, फिर जोना पेलुसिडा हटती है तथा जाइगोट ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाता है। जाइगोट का क्या होगा? ब्लास्टुला में जैसा कि इसमें डायग्राम दिखाया गया कि जाइगोट ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट चपटी कोशिका के स्तर द्वारा घिरा रहता है, जिसे हम क्या कहेंगे? ट्रोपोब्लास्ट, जो अंततः एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और फीटल प्लेसेंटा के रूप में विकसित होती है, जो कि अंततः एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और फीटल प्लेसेंटा के रूप में विकसित होती है। प्रारंभ में ब्लास्टोसिस्ट कई दिनों तक गर्भाशय में स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है। बाद में गर्भाशय की म्यूकस मेम्ब्रेन से एक ढीला संबंध स्थापित करता है। तो ये तो था डिम्ब अवस्था, पीरियड ऑफ ओम के बारे में। नेक्स्ट है इसमें भ्रूणकाल अवस्था, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। इस अवस्था में ब्लास्टोसिस्ट का और अधिक विकास होता है तथा भ्रूण में अंगों का निर्माण होता है। प्लेसेंटा का विकास तथा भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक भित्ति इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा का विकास भ्रूण का गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से जुड़ाव मजबूती से बन जाता है। प्रारंभिक भ्रूण का पोषण गर्भाशय दूध द्वारा तथा उसके पश्चात प्लेसेंटा के माध्यम से शुरू हो जाता है। प्रारंभिक भ्रूण का पोषण गर्भाशय दूध द्वारा और इसके पश्चात प्लेसेंटा के माध्यम से शुरू हो जाता है। तो ये तो हुआ पीरियड ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। दूसरा है, लास्ट है इसमें, पीरियड ऑफ स्टस। ये गर्भावस्था की सबसे लंबी अवस्था है और इसमें भ्रूण तथा प्लेसेंटा का विकास तेजी से होता है तथा ये अवस्था प्रसव होने तक बनी रहती है। भ्रूण के आकार में वृद्धि तथा उसके जीवन रक्षा के लिए अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है, अतः प्लेसेंटा का विकास होता है, जिसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। गर्भावस्था में मादा से पोषक तत्वों को गर्भ में पहुंचाना तथा गर्भ से उत्सर्जित पदार्थों को मादा के रक्त में पहुंचाने का कार्य प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। तो इस पीरियड ऑफ स्टस में गर्भावस्था में क्या होता है कि जो मादा से पोषक तत्वों को गर्भ से पहुंचाना तथा गर्भ से उत्सर्जित पदार्थों को मादा के रक्त में पहुंचाने का कार्य प्लेसेंटा द्वारा होता है। वास्तव में प्लेसेंटा एक संयुक्त उत्तक है। इसका निर्माण गर्भाशय की आंतरिक भित्ति और भ्रूण की बाह्य झिल्लियों द्वारा होता है। प्लेसेंटा की मुख्यतः 3 झिल्लियाँ होती है। जो प्लेसेंटा की झिल्लियाँ कौन कौन सी होती है? मुख्यतः 3 झिल्ली। पहली है एमनियन, सेकंड है कोरियन और थर्ड है एलेंटाइस। तो ये प्लेसेंटा की 3 झिल्लियाँ होती है। अब प्लेसेंटा की जो झिल्लियाँ हैं उनके क्या क्या कार्य हैं?
प्लेसेंटा की जो झिल्लियाँ हैं उनके मुख्य कार्य क्या हैं? प्लेसेंटा की सबसे बाहरी झिल्ली जो गर्भाशय को स्पर्श करती है कोरियन कहलाती है। जो प्लेसेंटा के झिल्ली जो पाई जाएगी बाहरी तरफ वो गर्भाशय को स्पर्श करती है और कैरियन कहलाती है। तथा सबसे अंदर की झिल्ली जो भ्रूण को चारों ओर घेरे रहती है वो एमनियन कहलाएगी। ठीक है। और कोरियन और एमनियन के मध्य 2 परतों वाली एलेंटाइस झिल्ली होती है। भीतर झिल्ली एमनियन में द्रव भरा रहता है। जो भीतरी झिल्ली है एमनियन उसमें द्रव भरा रहता है जिसमें भ्रूण तैरता है। ये झिल्ली भ्रूण को बाहरी झटकों से बचाती है। जो भीतरी झिल्ली एमनियन है वो उसमें द्रव भरा रहता है और भ्रूण इसमें तैरता है और ये भ्रूण को बाहरी झटकों से बचाता है। एमनियोटिक द्रव जिसे पानी का थैला जिसे हम पानी का थैला या वाटर बैग कहते हैं, इसकी वजह से भ्रूण चिपकता नहीं है तथा ये गर्भाशय ग्रवा को खोलता है। वह ब्याने के समय लुब्रिकेंट का कार्य करता है एमनियोटिक द्रव। और गर्भ का रक्त परिसंचरण जो गर्भ में जो ब्लड का सर्कुलेशन एलेंटाइस से होकर कैरियन में प्रवेश करता है। सबसे बाहरी कैरियन मादा के गर्भाशय की आंतरिक झिल्ली एंडोमेट्रियम से निकट का संपर्क स्थापित करती है। इससे होकर पोषक तत्व माँ के रक्त से भ्रूण के रक्त में तथा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण से पुनः माँ के रक्त में प्रवेश करते हैं। और इसमें पोषक तत्वों को पहुंचाते समय प्लेसेंटा बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीवाणु और हानिकारक पदार्थों को भ्रूण में प्रवेश से रोकता है। और जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया बच्चे का डेवलपमेंट, और मादा के रक्त को गर्भ के रक्त से अलग रखने वाली परतों की संख्या के अनुसार प्लेसेंटा के किस्मों का विभाजन किया जाता है। प्लेसेंटा की जो किस्में हैं वो मादा के रक्त को गर्भ के रक्त से अलग रखने वाली परतों की संख्या अनुसार प्लेसेंटा की किस्मों का विभाजन किया जाता है। जैसे 4 तरह की ये कण पाई जाती है। ये एपिथीलियो कोरियल और दूसरी है सीने डेसोमोकोरियल और एंडोथीलियो कोरियल और हीमोकोरियल। ये 4 तरह की प्लेसेंटा की किस्में होती है जिसका हमने स्टडी किया। और जैसे जो इसकी प्रेगनेंसी स्टेजेस कौन कौन थी उसका स्टडी किया, और जो इसकी रिप्रोडक्टिव टेबल के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।